एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी सेंटर। और जैसा कि आप सबको पता है, हम DT+B TGT सोशल साइंस की एक सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं। और आपको ये भी पता होगा कि DT+B के एग्ज़ाम कभी भी कंडक्ट हो सकते हैं। काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स तो DT+B ने लेना भी शुरू कर दिया है। तो अगर आप वेट कर रहे हो तो बिल्कुल भी आप वेट मत करो। विद इन मंथ आपका एडमिट कार्ड आ सकता है और आपका एग्ज़ाम कंडक्ट हो सकता है। तो फिर आप अपनी तैयारी को कंटिन्यूटी में रखें। और DT+B को प्रिपेयर करने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है कि आप जो भी उसके PYQs हैं उनको अच्छे से देखें। तो इस सीरीज़ में मैं जो भी DT+B के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन्हें करा रही हूँ। और आपने देखा होगा कि मैं क्या कर रही हूँ, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी आपको प्रोवाइड करा रही हूँ, जो कि क्या है, बाईलिंगुअल है। तो आपको लैंग्वेज से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 20 हमारा रह गया था। तो पहले आज क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, फिर उसके बाद हम जो आज का नेक्स्ट पार्ट है उसको कंटिन्यू करेंगे। तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 20 पहले देखते हैं। विच इज़ द ओनली रिवर इन मेजर सी पोर्ट ऑफ इंडिया, यानी भारत का एकमात्र नदी प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? कौन सा? पाराद्वीप, मुंबई पोर्ट, कोलकाता पोर्ट या फिर कोची पोर्ट? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। यानी भारत का एकमात्र नदी प्रमुख बंदरगाह कोलकाता बंदरगाह है। यह बंदरगाह सागर तट से 148 किलोमीटर दूर हुगली नदी के किनारे स्थित है। यह बंदरगाह देश के साथ साथ नेपाल एवं भूटान को भी अपनी सेवाएं क्या करता है? प्रदान करता है। अब इसका नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह के नाम से भी या फिर बंदरगाह रख दिया गया है। तो इसका नाम क्या कर दिया गया है? चेंज कर दिया गया है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि किस नदी का नाम ये है, या फिर ये मतलब कि कहते हैं कि कौन से रिवर के उसमें लोकेटेड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पार्ट, यानी फोर्थ पार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देयर वर 4 अल्टरनेटिव मेजर ऑफ मनी सप्लाई विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट। मुद्रा की आपूर्ति के 4 वैकल्पिक उपाय हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो आपने देखा होगा अगर मेरे प्रीवियस वीडियो में, तो मतलब कि ऑलमोस्ट हर एक क्वेश्चन पेपर में ये मनी मार्केट वाले क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो इस टॉपिक को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे, यही बेनिफिट होता है अगर आप क्या करते हैं, PYQs को देखते हैं। तो M4 क्या कहता है? करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक प्लस में टोटल पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट, यानी M4 जनता के पास कितनी मुद्रा है और कुल डाकघर में जमा। M3 क्या बोलता है? टाइम डिपॉजिट ऑफ बैंक हेल्ड बाय पब्लिक और सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस, यानी जनता द्वारा धारिता मियादी जमा या फिर डाकघर में बचत जमा। M1 है, M1 क्या कहता है? करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक प्लस में डिमांड डिपॉजिट ऑफ पब्लिक, यानी जनता के पास मुद्रा और जनता की मांग जमा। M2 है, डिमांड डिपॉजिट ऑफ द पब्लिक और सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस, यानी कि जनता की मांग प्लस में डाकघर में बचत जमा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। रिजर्व बैंक द्वारा दूसरा कार्यकारी समूह 1977 में गठित किया गया, जिसने तरलता आधार पर 4 माप प्रस्तुत किए जो निम्न प्रकार है। M1 क्या होता है? चलन में मुद्रा, सिक्के या नोट बैंकों के पास जमाएं तथा RBI के पास अन्य जमाएं। और M2 क्या होता है? M1 को इंक्लूड करेगा, पोस्ट ऑफिस में बचत बैंक जमाएं। M3 क्या करता है? M1 को ऐड करता है और बैंकों तथा सहकारी बैंकों की समय जमा, यानी टाइम डिपॉजिट। और M4 क्या कहता है? M3 को इंक्लूड करेगा और पोस्ट ऑफिस की कुल जमाएं, जिसमें राष्ट्रीय बचत पत्र, किसान विकास पत्र, इंदिरा विकास पत्र व PPF आदि सम्मिलित नहीं होते हैं। तो ये हमारे क्या हैं? 4 कंपोनेंट्स हैं मनी मार्केट के, जिन्हें आप अच्छे से देख लेंगे क्योंकि ऑलमोस्ट सभी पेपरों में ये पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश ड्यूटी इज बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ कमोडिटी इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड, यानी डैश शुल्क आयातित या फिर निर्यातित वस्तुओं के मूल्य पर आधारित है। तो कौन सा? ट्रांसिट ड्यूटी, स्पेसिफिक ड्यूटी, कंपाउंड ड्यूटी या फिर एड वैलोरम ड्यूटी, यानी यथा मूल। तो देखते हैं राइट आंसर को। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर? हो जाएगा टैरिफ एक देश द्वारा दूसरे देश से आयातित वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाने वाला एक कर है। यथामूल्य शुल्क की गणना
आयात के मूल्य के प्रतिशत के रूप में की जाती है। यथामूल्य कर अनुपातित कर का उदाहरण है क्योंकि इसमें कर की दर स्थिर होती है, वस्तु का मूल्य बढ़ने से प्रभावित नहीं होती। जैसे आयात कर वस्तु की कीमत का 25% होता है, जब वस्तु का मूल्य के अनुसार लगाया जाता है। इसे यथामूल्य कह सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ रिप्रेजेंट इन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिनिधि लोकतंत्र में प्रतिनिधित्व का एक प्रकार है। टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन यानी प्रादेशिक प्रतिनिधित्व, फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन यानी कार्यात्मक प्रतिनिधित्व, ओनली फर्स्ट, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड, नीदर वन और नीदर टू, या फिर ओनली सेकेंड। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रतिनिधि लोकतंत्र शासन का एक रूप है जिसमें सभी व्यक्ति जो पात्र हैं अपनी ओर से कानून पारित करने के लिए प्रतिनिधि को मत देते हैं, जैसा कि हमारे इंडिया में है। प्रतिनिधि लोकतंत्र में प्रतिनिधित्व के दो प्रकार होते हैं, प्रादेशिक और अनुपातिक प्रतिनिधित्व या फिर कार्यात्मक प्रतिनिधित्व। प्रादेशिक प्रतिनिधित्व में देश के मतदाताओं को क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जिसमें से प्रत्येक एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र के मामले में या अधिक प्रतिनिधियों बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र के मामले में का चुनाव करता है। और व्यावसायिक कार्यात्मक प्रतिनिधित्व ऐसे प्रतिनिधि से है जिसके अंतर्गत एक क्षेत्र विशेष में विद्यमान विभिन्न व्यावसायिक समूहों को अपने अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार होता है ताकि विभिन्न व्यावसायिक समूहों के हितों की सुरक्षा हो सके। नोट के श्रेणी समाजवाद व्यावसायिक प्रतिनिधित्व का प्रबल समर्थन करने वाली विचारधारा है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग इलेक्शन इन इंडिया। यानी भारत में चुनाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ओनली 2 मेजर पार्टी कॉन्टेस्ट इलेक्शन इन इंडिया, यानी केवल 2 प्रमुख दल चुनाव में भाग ले सकते हैं। ये सेकंड है हमारा, इलेक्शन टू दी पंचायत आर नॉट हेल्ड, यानी भारत में पंचायत का चुनाव नहीं होता है। ओनली फर्स्ट, ओनली सेकेंड, बोथ, नीदर वन और नीदर टू। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारत में बहुदलीय प्रणाली प्रचलित है। भारत के चुनाव आयोग के पास 750 से अधिक दल पंजीकृत हैं, लेकिन इनमें से सभी दल चुनाव में गंभीर दावेदार नहीं हैं। भारत में प्रमुख राजनीतिक दल हैं जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी। भारत में पंचायतों के चुनाव भी होते हैं। ग्राम पंचायतों को वार्डों में विभाजित किया जाता है और प्रत्येक वार्ड में एक सदस्य का चुनाव किया जाता है, जिसे पंच या पंचायत सदस्य भी कहा जाता है, जो सीधे ग्रामीणों तथा द्वारा चुने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इन इंडिया द मिनिमम एज ऑफ वोटिंग वॉज रिड्यूस टू 18 इन विच ईयर। तो जो हमारी मतदान की न्यूनतम आयु है वो पहले कितनी थी, 21 थी, तो उसे 21 से घटाकर 18 किस साल में किया गया था, 1986, 1987, 1988 या फिर 1985। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, देखें तो 61 संविधान संशोधन यानी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट अधिनियम 1989 द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 में संशोधन करके मताधिकार की आयु को 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। और DTPSP ने इस प्रश्न का बी को सही उत्तर माना है। तो बी देख लेते हैं हमारा 1988। तो आपको पता होगा कि 1988 में ये संविधान आया था और लागू कब से हुआ था, 1989 से। तो आप राइट आंसर क्या लगाएंगे, 1988 लगाएंगे, क्योंकि DTPSP ने इसको सही उत्तर माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग कांट बी कंसीडर एज फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। यानी निम्नलिखित में से किसी लोकतंत्र की विशेषता नहीं माना जा सकता। तो ऑप्शन है हमारे पास, दैट इज ऑटोनॉमी यानी स्वशासन को, इक्वालिटी यानी समानता को, अरिस्टोक्रेसी यानी अभिजात तंत्र को, या फिर लिबर्टी यानी स्वतंत्रता को। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी अभिजात तंत्र लोकतंत्र की विशेषता नहीं है। अभिजात तंत्र वह शासन प्रणाली है जिसमें सत्ता एक खास वर्ग के लोगों के हाथ में रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द न्यू क्लासिकल व्यूज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यानी निम्नलिखित में से
आर्थिक विकास के संदर्भ में कौन सा कथन नवशास्त्रीय विचारों के संबंध में सही है? ऑप्शन है हमारे पास, इट कंसीडर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एज द रिमूवल ऑफ पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी, यानी यह आर्थिक विकास की गरीबी और असमानता को दूर करने वाला मानता है। सेकेंड स्टेटमेंट है, इज इट बिलीव दैट ग्रोथ अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, यानी यह मानता है कि पूंजी निर्माण के दीर्घकालिक प्रभावों के परिणाम स्वरूप विकास होता है। बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड, ओनली फर्स्ट ओनली सेकेंड, नीदर वन और नीदर टू। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नवशास्त्रीय अर्थशास्त्र मुख्य रूप से सीमित उत्पादक संसाधनों के कुशल आवंटन से संबंधित होता है, यानी कि आप इस केयर जो रिसोर्सेज हैं उनको कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं। यह दीर्घावधि में संसाधनों के विकास पर भी विचार करता है जो वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन का विस्तार करने की अनुमति देगा। यह मानता है कि पूंजी निर्माण के दीर्घकालिक प्रभाव के परिणाम स्वरूप विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, द डायरेक्ट डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन डायरेक्ट अनमीडिएटेड एंड कॉन्टिन्यूस पार्टिसिपेशन ऑफ डैश इन द टास्क ऑफ गवर्नमेंट, यानी प्रत्यक्ष लोकतंत्र सरकार के कार्यों में डैश के प्रत्यक्ष, सीधे एवं निरंतर भागीदारी पर आधारित है, यानी एंटरप्रेन्योर्स, उद्यमी, मिनिस्टर्स यानी मंत्री, मीडिया या फिर सिटीजन। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रत्यक्ष लोकतंत्र सरकार के कार्यों में नागरिकों के प्रत्यक्ष, सीधी एवं निरंतर भागीदारी पर आधारित है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र को राजनीतिक संसाधनों की एक प्रणाली के रूप में देखा जा सकता है जो आमतौर पर प्रतिनिधित्ववादी लोकतंत्र की एक बड़ी प्रणाली के अंदर कुछ निर्णय लेने वाली संस्थाओं से जुड़ी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, तो विच ऑफ द फॉलोइंग precautionary measures should be taken to avoid and mitigate disastrous effect of seismic event, यानी भूकंपीय घटनाओं के विनाशकारी प्रभाव से बचने और कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से एहतियाती उपाय किए जाने चाहिए? फर्स्ट है हमारा दैट इज कर्बिंग डिफोरेस्टेशन एंड मैसिव क्वेरिंग, यानी वनों की कटाई और बड़े पैमाने पर उत्खनन को रोकना चाहिए। सेकेंड है हमारा रिस्ट्रिक्टिंग अर्बन ग्रोथ इन हिली एरियाज, यानी पहाड़ी क्षेत्रों में शहरी विकास को प्रतिबंधित करना चाहिए। या हाई राइज बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन इन इज रूरल एरिया, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में ऊंची इमारतों का निर्माण करना चाहिए। फर्स्ट एंड सेकेंड, सेकेंड एंड थर्ड, ओनली सेकेंड या तीनों, यानी फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी भूकंपीय घटनाओं के विनाशकारी प्रभाव को कम करने के लिए निम्नलिखित उपाय या फिर तरीके इस प्रकार हैं। वनों की कटाई और बड़े पैमाने पर उत्खनन को रोकना चाहिए। पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्रों में शहरी विकास को रोकना चाहिए। भूकंपीय प्रभावित क्षेत्रों के घरों के प्रकार और भवन डिजाइन में सुधार लाना। ऐसे क्षेत्रों में ऊंची इमारतें, बड़े औद्योगिक संस्थान और शहरीकरण को प्रतिबंधित करना चाहिए। इमारतों का इंफ्रास्ट्रक्चर भूकंपरोधी बनाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, द एक्टिविटीज़ ऑफ द प्रोड्यूसर इन दिस सेक्टर आर क्लोजली कनेक्टेड विद नेचुरल रिसोर्सेज दिस सेक्टर इज, इस क्षेत्र में उत्पादकों की गतिविधियां प्राकृतिक संसाधनों से घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई हैं। यह क्षेत्र क्या कहलाता है? प्राइमरी सेक्टर यानी प्राथमिक क्षेत्र, या फिर टर्सरी सेक्टर यानी तृतीय क्षेत्र। देखते हैं स्टेटमेंट्स है, ओनली सेकेंड, बोथ, ओनली फर्स्ट, या फिर नीदर वन और नीदर टू। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी अर्थव्यवस्था में आर्थिक गतिविधियों को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। प्राइमरी यानी प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय यानी द्वितीय क्षेत्र, या फिर तृतीय क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र में उत्पादकों की गतिविधियां प्राकृतिक संसाधनों से घनिष्ठ रूप से जुड़ी होती हैं, जिसमें कृषि हो गया, खनन हो गया, मत्स्य पालन, वानिकी व डेयरी इत्यादि क्षेत्र के उदाहरण हैं। वहीं द्वितीय क्षेत्र में उद्योग शामिल है, जहां पर
जहाँ तैयार उत्पाद प्राथमिक क्षेत्र से उत्पादित प्राकृतिक सामग्रियों से बनाए जाते हैं, जैसे सूती कपड़े, विनिर्माण, स्टील, रसायन व खाद्य प्रसंस्करण इत्यादि। यानी जो आपका प्राइमरी सेक्टर होता है वो जैसे आपका एग्रीकल्चर है और हॉर्टिकल्चर, इन सब से रिलेटेड होता है। सेकेंड में क्या आते हैं हमारे, इंडस्ट्रीज आते हैं। और थर्ड सेक्टर जिसे हम क्या बोलते हैं, सेवा क्षेत्र यानी सर्विस सेक्टर भी बोल देते हैं। ये क्या करता है, सर्विस प्रोवाइड करता है, जो किसी वस्तु का उत्पादन नहीं करता लेकिन ये उत्पादन में सहायता या समर्थन करता है, जैसे परिवहन, बैंकिंग, बीमा, वित्त इत्यादि जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। द रेशियो ऑफ लिक्विड एसेट टू डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज इन इंडिया इज नोन एज डैश। यानी भारत में मांग और समय देनदारियों के लिए तरल संपत्तियों के अनुपात को रुपए के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन है हमारे पास सोल्वेंसी रेशियो, मार्जिनल स्टैंडर्ड फैसिलिटी यानी सीमांत मानक सुविधा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी न्यूनतम समर्थन कीमत, या स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो यानी वैधानिक तरलता अनुपात। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो इसको आपने पढ़ा भी होगा, वैधानिक तरलता अनुपात। तो क्या होता है, तरल संपत्तियों का अनुपात है जिसमें सभी बैंकों को नकदी, सोना, विदेशी मुद्रा, जिसमें क्या होगा, बैंकों को नकदी, सोना, विदेशी मुद्रा या स्वीकृति प्रतिभूतियों के रूप में रखना अनिवार्य है। जनवरी 2007 में एक जारी अध्यादेश द्वारा एसएलआर की निचली सीमा 25% को समाप्त कर दिया गया। इसे किसी स्तर तक आरबीआई द्वारा नीचे लाया जा सकता है। आरबीआई एसएलआर की दर को बढ़ा या घटा कर साख पर नियंत्रण कर सकता है। एसएलआर की उच्चतम दर 38.5 वर्ष से 1989-90 में रही। दिसंबर 2022 में एसएलआर की दर 18 है। भारत में तरल संपत्तियों की मांग और समय देनदारियों के अनुपात को एसएलआर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो से रिलेटेड है। तो पूछ रहा है कौन से सेक्टर से रिलेटेड है। समग्र नामांकन अनुपात किस क्षेत्र के साथ संबंधित है। एग्रीकल्चर यानी कृषि, एजुकेशन यानी शिक्षा, ट्रांसपोर्टेशन यानी परिवहन, इंडस्ट्री यानी उद्योग। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। सकल नामांकन अनुपात यानी ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो शिक्षा क्षेत्र से उपयोग किए जाने वाला एक सांख्यिकीय उपाय है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और अनुसंधान संगठन यूनेस्को जीईआर का वर्णन एक देश के भीतर कुल नामांकन के रूप में करता है। यह शिक्षा के एक विशिष्ट स्तर में उम्र की परवाह किए बिना आधिकारिक आयु समूह में जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किए गए शिक्षा के स्तर के अनुरूप है। भारतवर्ष में 2018-2019 के लिए उच्च शिक्षा में जीईआर 18 से 23 आयु वर्ग 26.3 है। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टी सिस्टम इज फॉलोड इन इंडिया। सिंगल पार्टी सिस्टम, मल्टी पार्टी सिस्टम, 2 पार्टी सिस्टम और 3 पार्टी सिस्टम। मतलब निम्नलिखित में से कौन सी दलीय प्रणाली प्रचलित है भारत में। तो आपको पता है हमारे इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है, यानी किसी भी पार्टी पर कोई भी कंट्रोल नहीं है, जो चाहे अपनी पार्टी बना के इलेक्शन लड़ सकता है। जबकि चीन में एक दलीय यानी 1 पार्टी सिस्टम है। ब्रिटेन में 2 दलीय यानी ब्रिटेन और यूएस में 2 पार्टी सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन इन इंडिया वेस्टेड इन, यानी भारत में निर्वाचन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निहित है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल, यानी राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण। सेकेंड ऑप्शन है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यानी भारतीय निर्वाचन आयोग। थर्ड है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी राज्य लोक सेवा आयोग, या फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया यानी सर्वोच्च न्यायालय ऑफ भारत। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। भारत निर्वाचन आयोग, जिसे चुनाव आयोग के नाम से भी जाना जाता है, एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय है जो भारत में संघ और राज्य चुनाव प्रक्रियाओं का संचालन करता है। भारत निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग में चुनाव के लिए निहित दायित्व, अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। विच नेशनल पार्टी ऑफ इंडिया हैज़ एलिफेंट्स एज इट सिंबल।
तो भारत में किस राष्ट्रीय दल का चुनाव चिन्ह हाथी है? बहुजन समाजवादी पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी बहुजन समाजवादी पार्टी का प्रतीक क्या है? हाथी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। इंडियन फेडरलिज्म हैज़ डैश फीचर्स, यानी कितने फीचर्स हैं भारतीय संघवाद के? ऑटोरिटेरियन यानी अधिनायकवाद। नेक्स्ट है मेजोरिटेरियन यानी बहुमतवाद, यूनिटेरियन यानी एकात्मकता, या टोटलिटेरियन यानी सर्वाधिकवाद। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो एकात्मकता भारतीय संघवाद की प्रमुख विशेषता में से एक है। भारतीय संघवाद की अन्य प्रमुख एकात्मक विशेषताएं हैं एकल नागरिक, एकीकृत न्यायपालिका, राज्यपाल की भूमिका और आपातकालीन प्रावधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी पीडीएस निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक वितरण प्रणाली का एक उपाय है? यूनिवर्सल पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी सार्वभौमिक सार्वजनिक वितरण प्रणाली, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी लक्षित सार्वजनिक विवरण प्रणाली। ऑप्शन है हमारे पास बोथ, नीदर वन और नीदर टू, ओनली सेकेंड या ओनली फर्स्ट। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर? सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस, जिसे 1950 में शुरू किया गया था, गरीबों को सस्ते मूल्य पर खाद्यान्नों को वितरण करने की प्रणाली है, जिससे उन्हें खाद्यान्नों की बढ़ती हुई कीमतों के बोझ से बचाया जा सके। इसके तहत सरकार चावल, गेहूं, चीनी व खाद्य तेल इत्यादि को उपलब्ध कराती है। पीडीएस का दायरा यूनिवर्सल था, जिसे गरीब व गैर गरीब के बीच अंतर नहीं था। तो पीडीएस को लक्षित व कुशल बनाने के लिए वर्ष 1992 में नवीकृत सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी आरपीडीएस को 1775 ब्लॉक में लागू किया गया और जून 1997 में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी टीपीडीएस को लागू किया गया। पीडीएस में खाद्यान्नों को उपलब्ध कराने का काम भारतीय खाद्य निगम यानी एफसीआई द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेशनलाइज्ड बैंक इन इंडिया, यानी भारत में कौन सा सार्वजनिक बैंक है? बंधन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, एक्सिस बैंक या फिर कोटक महिंद्रा बैंक। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बैंक ऑफ बड़ौदा एक क्या है? सार्वजनिक बैंक है। तो सार्वजनिक क्षेत्र का प्रमुख बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा है। इसकी स्थापना 20 जुलाई 1908 में की गई थी। इसका 13 अन्य बैंकों के साथ राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 को किया गया था। इसका मुख्यालय गुजरात के बड़ोदरा में है। यह स्टेट बैंक के बाद दूसरा सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। निजी क्षेत्र के बैंक बंधन बैंक की स्थापना वर्ष 2015 में की गई थी। इसका मुख्यालय कोलकाता में है। एक्सिस बैंक की स्थापना 1993 में हुआ था और कोटक महिंद्रा बैंक की स्थापना नवंबर 1985 में हुआ। वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या कितनी है? 12। बाकी सारे क्या हैं? निजी बैंक हैं। नेक्स्ट है 19। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग इंडियन फेडरलिज्म अकॉर्डिंग टू केसी वेयर, यानी केसी वेयर के अनुसार भारतीय संघवाद के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अ फेडरल स्टेट विद सब्सिडरी यूनिटरी प्रिंसिपल, यानी एक सहायक एकात्मक सिद्धांत के साथ संघात्मक राज्य है। या फिर सेकेंड है हमारा अ सेंट्रलाइज गवर्नमेंट विद सब्सिडरी यूनिटरी प्रिंसिपल, यानी सहायक एकात्मक सिद्धांत के साथ केंद्रीकृत सरकार। या फिर अ सेंट्रलाइज गवर्नमेंट विद नो फेडरल प्रिंसिपल, यानी संघीय सिद्धांत से रहित केंद्रीकृत सरकार। या अ यूनिटरी स्टेट विद सब्सिडरी फेडरल प्रिंसिपल, यानी सहायक संघीय सिद्धांत के साथ एकात्मक राज्य। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो केसी व्हील के अनुसार भारतीय संघवाद कुछ संघीय विशेषताओं के साथ एकात्मक राज्य है। वियर का मत है कि भारत मुख्यतः एकात्मक राज्य है जिसमें संघीय विशेषताएं नामपत्र की हैं और भारत का संविधान संघीय कम और एकात्मक अधिक है। आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इशूइंग अथॉरिटी ऑफ कॉइन्स इन इंडिया, यानी भारत में कॉइन्स कौन इशू करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर कॉरपोरेट एंटिटीज़। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, यानी सिक्कों को ढालने या जारी
यानी इशू करने का एकमात्र अधिकार भारत सरकार के पास है। समय समय पर यथा संशोधित निर्माण अधिनियम 1906 के अनुसार सिक्के बनाने की जिम्मेदारी सरकार की है। विभिन्न मूल्य वर्ग के सिक्कों की डिज़ाइनिंग व ढलाई की जिम्मेदारी भारत सरकार के तहत विभिन्न स्थानों पर मुंबई, अलीपुर कोलकाता, सैफाबाद, चेरपल्ली हैदराबाद और नोएडा यूपी इन टकसालों में सिक्के ढाले जाते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के अनुसार सिक्कों का संचालन रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। तो आज के 20 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं। आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ।